Hello students, today I am going to share with you recording of journal entry if trade discount and cash discount given in the question. आज हम वैसी जर्नल एंट्री को बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया रहे तो हमें जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ ये समझना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या और कैश डिस्काउंट है क्या। तो आइए पहले हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली दिस ट्रेड डिस्काउंट इज। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है कि दिस इज गिवन बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर टू इंक्रीज इट्स सेल्स वॉल्यूम। कई बार होता है कि आपने मन बनाया हुआ कि मैं 6,000 रुपये का सामान खरीदूंगा और आप मॉल में सामान खरीदने के लिए गए, वहाँ आपने नोटिफिकेशन देखा, वहाँ एक बोर्ड देखा, साइन बोर्ड कि ऑन परचेज ऑफ 10,000 यू विल गेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10,000 का सामान आपको 8,000 में मिल रहा है और आप पहले से मन बनाए हुए थे कि मैं 6,000 रुपये का सामान खरीदूंगा। जब आपने ये देखा कि मैं 2,000 रुपया और अगर खर्चा करता हूँ तो मेरे को 10,000 रुपये का सामान मिल जाएगा, उससे क्या हुआ कि आपने अपने डिसीजन चेंज किया और आपने बोला चलो मैं 10,000 का सामान खरीद लेता हूँ, मेरे को पे करना होगा कितना, सिर्फ 8,000। और दुकान का सेल क्या हो गया, उस मॉल का सेल क्या हो गया, बढ़ गया। आप सोच रहे थे 6,000 का खरीदने का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के चलते आप अट्रैक्ट हो गए और आपने सामान कितने का खरीद लिया, 10,000 का। भले आपको देना पड़ रहा 8,000, एक्चुअल में उस सामान की कीमत 8,000 ही थी। ये सिर्फ एक भ्रम है, ये कन्फ्यूज़न है। ये आदमी सोचता है कि मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला और मेरे को सामान सस्ता मिला। सामान सस्ता में नहीं मिल रहा आपको। आप अमेजन से लेते हो, आप फ्लिपकार्ट से लेते हो, आप मिंत्रा में लेते हो, उनका परचेज बहुत बल्क होता है, वो लार्ज स्केल में परचेज करते हैं, उनकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें जोड़ने के बाद वो MRP डिसाइड करते हैं। MRP होता है क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। और आपने वो लिस्ट प्राइस का जो सामान खरीदना है और जब आपको वहाँ पर डिस्काउंट का वॉल्यूम ज़्यादा दिखाया जाता है तो आपको लगता है कि मैं बहुत सस्ते में सामान को खरीद रहा हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पर कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिल रही है, सिर्फ आपको धोखे में डाला जा रहा है। आपको एक तरह से वो मतलब कि कन्फ्यूज़न में रख करके अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये जो बातें हैं ये आप समझते रहिएगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अकाउंटिंग एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है। अगर वो नहीं आती है, बाकी बातें आती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेट अस सी व्हाट एक्चुअली दिस ट्रेड डिस्काउंट इज। इट इज अलाउड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस को ही हम MRP भी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड टू इंक्रीज द सेल वॉल्यूम। अपनी सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन आपको एक ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ये कैश सेल पर भी दी जाती है और ये क्रेडिट सेल पर भी दी जाती है। ये सभी कस्टमर को दी जाती है। ये नहीं कि जो कैश में लेगा उसको मिलना है और जो क्रेडिट में लेगा उसको नहीं मिलना है। ये डिस्काउंट सभी को दी जाती है। इसका एक फॉर्मेट यहाँ पर हमने आपके लिए बनाया है कि लिस्ट प्राइस को आप पहले यहाँ लिख लो। लिस्ट प्राइस ने आप लिख लिया, उसके बाद लेस परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए अगर सामान का दाम, उसकी लिस्ट प्राइस दी हुई है 10,000, उस पर अगर वो लेस कर रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस पर आपने ये कैलकुलेट करना है। ये जो 20% है ये आपने 10,000 पर करना है, तो 10,000 का 20% आप निकालोगे तो ये आपका कितना हो गया, माइनस यहाँ से आपका 2,000 चला जाएगा और ये जो बच रहा है इसी को हम कहते हैं नेट वैल्यू। आपने जो सेल किया है उसका नेट सेल वैल्यू यही वाला है और कस्टमर से आपने ये 8,000 ही लेना है। यही फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस को लिख दो यहाँ पे, उसमें से लेस परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको निकाल के आपने यहाँ माइनस कर देना है और ये नेट सेल वैल्यू आपका यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा। तो जिस तरह एक एग्जांपल से दिखाया कि 10,000 लिस्ट प्राइस था, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया गया, तो नेट सेल वैल्यू कितना हुआ, 8,000 का। तो जो दुकानदार है वो इस सामान को 8,000 से नीचे में नहीं बेचेगा।
वो उसका कीमत या जो उसकी प्रॉफिट जो भी लेना था उसने सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ 8,000 में। ये सिर्फ आपको धोखे में रखने के लिए ये 10,000 का उसने हिसाब बनाया है, MRP लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो आपसे ले सकता है। आप खुश हो जाते हो कि मैंने 20% डिस्काउंट पर सामान खरीदा है। यहाँ पर अब दो इंपॉर्टेंट बात आपने नोट करनी है। पहली बात क्या है कि सेल एंड परचेज इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या होता है कि जब लिस्ट प्राइस से हम, ये जो लिस्ट प्राइस है इसमें से जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम कहते हैं नेट सेल्स वैल्यू। तो परचेज और सेल हमेशा नेट सेल्स वैल्यू, नेट परचेज वैल्यू या नेट सेल्स वैल्यू पर लिखा जाएगा। वो क्या होता है, यहां लिख दिया गया है कि लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स बुक। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट बुक में नहीं लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम समझ लें कि कैश डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर टू गेट द पेमेंट ऑन राइट टाइम। प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है सही समय में आपको पेमेंट मिल जाए। जब भी आप कस्टमर को माल बेचते हो तो जो बिजनेसमैन है उसका हमेशा ये सोचना होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी उसकी पेमेंट मिल जाए और कस्टमर ये सोचता है कि मेरे को जितना डिले मिले, जितना समय मिले पेमेंट देने के लिए। तो बिजनेसमैन अगर ये चाहता है कि मेरे को पेमेंट जल्दी मिल जाए तो उसने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक कैश डिस्काउंट देता है। वो कहता है कि अगर आप मेरे को आज ही पेमेंट कर दो तो मैं आपको 5% और छोड़ दूंगा, या ऐसे भी बोल सकता है कि विद इन ए वीक अगर आप मेरे को पेमेंट दे दो तो मैं आपको 5% और छोड़ दूंगा। तो कस्टमर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता है। कस्टमर चाहता है कि मेरा जितना से जितना इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जितना मेरा कैश बच सके मैं उसको बचा लूँ, क्योंकि ये डील जो होती है लाखों की होती है। तो लाखों में अगर 5% भी होता है मैटर करता है। 10 लाख की पेमेंट हुई वहाँ 5% मैटर करता है। तो इसलिए बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि मेरे को जितने से जल्दी पैसा कस्टमर से मिल जाए या हमारे डेटर से मिल जाए, उसको मैं बिजनेस में रोटेट कर सकूं। तो इसके बारे में देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इट इज अलाउड टू कस्टमर और डेटर। बिजनेस अपने कस्टमर को या डेटर को देती है टू हैव प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट ऑन राइट टाइम, सही समय में बिजनेस को पैसा मिल जाए। अगर आज मेरे को कस्टमर पैसा दे देगा तो मैं उसको 5% और छोड़ दूंगा। इस तरह का अट्रैक्शन, इस तरह का लालच कस्टमर को देता है बिजनेस, जिससे कि कस्टमर उसमें इन्फ्लुएंस होकर के वो तुरंत पेमेंट करने की कोशिश करता है। तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव इन कैश। कैश डिस्काउंट हमेशा उसी अमाउंट पर निकाली जाती है जो पैसा मेरे को कैश में मिलने जा रहा है। सारे सेल्स वॉल्यूम पर यह नहीं निकाली जाती है। इट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द पार्ट विच बिजनेस इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट जो होती थी, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग लिस्ट प्राइस पर निकालते थे। Trade discount is always recorded, always calculated on MRP or list price, but cash discount is always calculated or recorded for the amount to receive in cash. इसका एक बहुत अच्छा साइंटिफिक फॉर्मेट बना करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसको ठीक से समझ लीजिए। वहाँ देखिए लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है। जो लिस्ट प्राइस है उसको सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर दीजिए। ये आपने लिस्ट प्राइस लिख दिया, उसमें परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। ये ट्रेड डिस्काउंट का जितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट के बारे क्वेश्चन में बोला रहेगा उतना आपने यहाँ निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। इसको माइनस करने के बाद आपको नेट सेल वैल्यू मिल गई। अगर ये परचेज की बात होगी तब आप यहाँ परचेज लिखोगे, नेट परचेज वैल्यू लिखोगे। अगर सेल की बात है तो हम सेल लिख रहे हैं। उसके बाद लेस अमाउंट टू रिसीव इन फ्यूचर। ये इन फ्यूचर वाली बात क्या आ गई? कई बार होता है कि कस्टमर पूरा पैसा तुरंत कैश नहीं दे पाता है। वो कहता है कि मेरे पास उतना कैश नहीं है, लेकिन मैं आपको 50% कैश अभी दे देता हूं और 50% कैश आपको बाद में दूंगा। अगर वो 50% कैश आपको देता है तो जितना अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो
तो जो भी पैसा मेरा बाकी रह गया है वो 50% हो गया, क्योंकि 50% अभी मिल रहा है, 50% फ्यूचर में मिलेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कैश मेरे को मिल रहा है 40%, तब क्या होगा कि फ्यूचर में मेरे को मिलेगा 60%। तो ये आप खुद से एक एग्जाम्पल अभी बनाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर ये बात समझ में आ जाएगी कि जितना आपको अभी कैश मिल रहा है उस पर ही आपने कैश डिस्काउंट देना है, और जो पैसा अभी नहीं मिल रहा है उस पर आपने कैश डिस्काउंट नहीं देना है। तो अमाउंट टू रिसीव इन फ्यूचर को पहले आप यहां से घटा लीजिए। अब क्या हो गया, ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव नाउ इन कैश, ये पैसा आपको तुरंत अभी कैश में मिलने जा रहा है। तो जो पैसा अभी आपको मिलने जा रहा है उसी पर सिर्फ आप परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट निकालेंगे, और उसके बाद जो पैसा आपको मिलता है वो आपका आ गया नेट कैश रिसीव। यहां पर मतलब ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप खुद देखोगे कि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको ये फॉर्मेट बहुत इजी लगेगा। उसके हिसाब से आपने हिसाब को बनाना है। मैं फॉर्मेट को और कैश डिस्काउंट के अमाउंट को निकालने के बारे में जो भी कंसेप्ट है उसको फिर से एक बार आपके सामने रख देता हूं। तो कैश डिस्काउंट हमेशा उसी अमाउंट पर निकाली जाती है जो अमाउंट हमको कैश में मिलने वाली है। तो यहां पर हमने लिखा है कि ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव इन कैश। ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव इन कैश इसलिए बोल रहे हैं कि इसी अमाउंट में से हमने कुछ अमाउंट उसको डिस्काउंट के रूप में छोड़नी है और कुछ पैसा हमको मिलना है। तो नेट जो हमको हाथ में मिलेगा और प्लस जो डिस्काउंट हम मिलाते हैं उसको मिलाने के बाद ही ये ग्रॉस होती है। तो ग्रॉस क्या हो जाता है कि जो नेट कैश जो हमको मिलना है और प्लस जो डिस्काउंट हम उसको अलाउ कर रहे हैं, तो ये दोनों को जब मिला देते हैं तो ये अमाउंट हमारी हो जाती है ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट में हम लोगों को जो नेट कैश हाथ में मिलने वाला है और जो कैश हम डिस्काउंट के रूप में दे रहे हैं वो दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको ग्रॉस बता रहे हैं। इसके बाद आगे हम लोग फॉर्मेट के बारे में देखने जाते हैं कि ये फॉर्मेट था कि सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस लिखना है। जो भी लिस्ट प्राइस है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यहां से आपने माइनस कर देना है। ये नेट वैल्यू आएगा। अगर आप सेल करते हो तो नेट सेल वैल्यू होगा, अगर आप परचेज करते हो तो नेट परचेज वैल्यू होगा। उसके बाद अमाउंट टू रिसीव इन फ्यूचर, क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितना पैसा अभी मिल रहा है और कितना पैसा बाद में मिलना है। अगर पूरा का पूरा पैसा अभी मिल जाता है तो ये पूरी की पूरी अमाउंट हमारी नील हो जाएगी, इसके लिए कुछ भी हमको सोचना नहीं है। तो उसको अभी तुरंत हम फॉर्मेट में आपको वर्किंग के साथ दिखाते हैं। तो ये ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव नाउ, अभी जो मिलने वाला है पैसा उसी में हम कैश डिस्काउंट उस कस्टमर को देंगे। अब यहाँ पर इसी फॉर्मेट को हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो लिस्ट प्राइस मान लीजिए कि लिस्ट प्राइस है 1000 रुपीज, लेस 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। इसका 20% हो जाएगा आपका 200 रुपया। इसमें से लेस था तो लेस करने के बाद हमारी नेट वैल्यू कितनी आ रही है 800। अमाउंट टू रिसीव इन फ्यूचर, अगर यहां पर ऐसा केस है कि जो कस्टमर है पूरा का पूरा पैसा कैश में दे रहा है तो यहां पर ये अमाउंट हमारी नील हो जाएगी। और ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव, अभी जो मिलना है वो पैसा हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपया। और मान लीजिए अगर आपने 10% कैश डिस्काउंट देना है तो इसमें 80 रुपया आप उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं और 720 रुपीज आपको मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट टू रिसीव इन फ्यूचर है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तभी आप उसको डालोगे। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फुल अमाउंट वाज रिसीव इन कैश तो यहां पर ये फ्यूचर वाली अमाउंट नील हो जाएगी। अब इसी चीज को ग्रॉस अमाउंट रिसीव 800 मान लेंगे और उस पर कैश डिस्काउंट देंगे और ये नेट कैश हमको रिसीव हो गया। अब इसी में और देखते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट हमको मिल गया और थोड़ा बाद में मिलेगा। फिर सेकंड एग्जांपल में दिखा रहे हैं कि परचेज प्राइस वही 1000 रुपीज है और ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20% ही है। ये 200 रुपया माइनस कर दिया हमने तो नेट वैल्यू हमको मिलना चाहिए कितना
800 रुपया। और यहाँ क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 25% ऑफ द अमाउंट विल रिसीव इन फ्यूचर। तो 25% अगर फ्यूचर में मिलना है तो अभी कितना मिलना है, 75%। तो ये 25% जो है ऑफ 800, इसको हम यहाँ से 200 और माइनस कर देंगे। तो अभी हमको मिलने जा रहा है कितना रुपया, 600 रुपया। ग्रॉस अमाउंट टू रिसीव नाउ 600। इसमें हम लोग को 10% कैश डिस्काउंट देना है, ये 60 रुपीज़ हो गया। इसमें हमको 540 रुपया नेट हाथ में मिलता है, 540 हमको हाथ में मिल रहा है। और इसी को लेकर के हम लोग हिसाब को बनाएंगे। तो फॉर्मेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका अपने आप फैमिलियर हो जाएंगे आप इसके साथ और इजी वे में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल में आपको पूरा डिटेल हम दिखा रहे हैं। अभी तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट के बारे सुना, ट्रेड डिस्काउंट के बारे, कैश डिस्काउंट के बारे, उसके फॉर्मेट के बारे कि कैसे फॉर्मेट में इसको हमने कैलकुलेट करके शो करना है, अब इस एग्जाम्पल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहीं से अकाउंटिंग वर्क बिगिन होता है और इसी चीज़ को आपने ठीक से समझना है, क्योंकि अकाउंट की कॉपी में आपने ये हिसाब बना करके दिखाना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बाकी बातें सिर्फ समझने के लिए है, उसका अकाउंटिंग बुक में कोई भी काम नहीं होता है। जब टर्म के बारे पूछा जाएगा, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, उसको आप लिख दोगे, व्हाट इज कैश डिस्काउंट उसको आप लिख दोगे, जो अभी तुरंत मैंने आपको समझाया। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने किसको सामान बेचा, मोहन को, ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। सामान का दाम जो उसका एमआरपी है वो कितना है, 1 लाख रुपीस, और एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने उसको बेचा है। मोहन को हमने जो सामान बेचा है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर बेचा है। और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू रिसीव्ड इन कैश। मोहन से जितना पैसा हमको लेना था उसमें 40% हम लोगों को मिल जा रहा है। इसका मतलब 60% बाद में मिलेगा। तो उसका जरा सा वर्किंग में दिखा देता हूं। मोहन से जो पैसा लेना था, मान लीजिए वो 100% है, उसमें से वो कितना दे रहा है, 40% वो आपको अभी दे रहा है, उसको यहां से माइनस कर दिए। अब बच गया कितना, 60%। तो ये पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, ये पैसा बाद में मोहन हम लोगों को देगा। तो अभी 40% मिल रहा है, तो बाद में कितना पैसा मिलेगा, 60%। ये दिमाग में याद रखना है। अब हम फॉर्मेट में आ रहे हैं, यहां से कैलकुलेशन 1 बाय 1 आपको समझा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस, क्वेश्चन से आप लिस्ट प्राइस ले लीजिए, कितना रुपया, 1 लाख रुपीस। तो ये लिस्ट प्राइस आपने लिख ली। उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितना था, 1 लाख रुपीस। इसका 10% हमने निकालना है। तो ये 10% जब हम कैलकुलेट किए तो ये कितना आ गया, 10,000। तो ये 10,000 हम यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा 1 लाख माइनस 10,000 90,000 आ गया। यही नेट सेल वैल्यू हुआ। अगर हम परचेज करते हैं तो ये नेट परचेज हो जाएगा। अगर सेल करते हैं, क्वेश्चन में था कि सोल्ड गुड्स, इसलिए हम इसको सेल लिख रहे हैं। अब क्या आ गया कि 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 40% हमको कैश मिल जा रहा है। तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, 40% 100 में सभी मिल गया, तो फ्यूचर में मिलना है 60%। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हो, 2-3 हिसाब प्रैक्टिस करोगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 60% ऑफ 90,000 आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो इसका 60% आप निकाल लिए, 54,000। तो अभी मिलना है वो जो अमाउंट है वो कितनी मिलेगी, अभी वो 36,000। और इस अमाउंट को हम ग्रॉस बोल रहे हैं। ग्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस की जाएगी। तो जितना अमाउंट माइनस करने के बाद मेरे को मिलेगा, वही मेरे पास नेट कैश आ रहा है। और बाकी जो कैश हमने उसको छोड़ दिया, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट टू रिसीव इन कैश। अभी हमको कितना मिलने जा रहा है, 36,000। तो 36,000 पर 5% कैलकुलेट किए, वो 1800 आ गया। ये डिस्काउंट हमने मोहन को छोड़ दी और उसके बाद जो पैसा मिल रहा है वो नेट कैश रिसीव्ड हमारे पास आ रहा है
34,200। अब यहां पर इस चीज से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो तुरंत आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले मैं एक और कंसेप्ट आपको बता दूं। गोल्डन रूल आप जानते हो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेकिन कभी कभी गोल्डन, पर्सनल, रियल अच्छी तरह से काम नहीं करता है, समझ में नहीं आती है बात, तो उस टाइम हम सुपर गोल्डन, उससे ऊपर भी कुछ है जिसको हम देखते हैं। तो सुपर गोल्डन के हिसाब से एक टर्म है कि डेटर जो होता है, डेटर जो है हमारा, जिससे हमको पैसा लेना है, डेटर को अकाउंटिंग टर्म में डेबिट किया जाता है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कभी मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। यहां से डी ले लिए, यहां से आर ले लिए, और ये बन गया क्या, डी आर। तो जो हमारा डेटर होता है, डेटर वो आदमी होता है जिससे हमको पैसा लेना है। डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी। जिस किसी आदमी से हमको पैसा लेना है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसके बाद एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, अब हम लोग देख रहे हैं एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। अब हम ये देखेंगे कि जो फॉर्मेट अभी हमने बनाया था उसमें फाइनल में कैश हमारे हाथ में आया था। तो कैश बिलोंग करता है रियल अकाउंट को, वो कम्स इन हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और हमने मोहन को डिस्काउंट दी थी, आपने अभी देखा वहां कैलकुलेट करके हमने डिस्काउंट निकाली थी। तो डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, और डिस्काउंट अलाउड एक तरह से हमारा एक्सपेंस है। कुछ लोग इसको लॉस भी मानते हैं, तो मैंने दोनों बात लिख दी है। अगर आप एक्सपेंस मानते हो तो भी ठीक है, लॉस मानते हो तो भी ठीक है, ये डेबिट हो जाती है। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया। और मोहन पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है गुड्स का, इसलिए उसको हम डेबिट कर रहे हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको बताया, मोहन डेटर है जिसको हमने डेबिट करना है। और सेल हमारा नॉमिनल इनकम है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट करना है। तो पूरे बात को हम यहाँ फिर से एक बार दिखाते हैं कि 1 लाख रुपीज़ की हमारी लिस्ट प्राइस थी। वो जो लिस्ट प्राइस था वो 1 लाख रुपीज़ का था। उसमें हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, 10,000। हमको उससे मिलना था कितना, 90,000। उसमें उसने मेरे को 40% दे दिया और 60% बाद में देगा। वो मेरा 54,000 बाद में मिलना था। तो अभी मेरे को मिलना था 36,000। 36,000 में हमने उसको 1,800 कैश डिस्काउंट दिया, और जिसके बाद हमारे हाथ में नेट कैश आया था 34,200। तो इसी फॉर्मेट को हमने अभी पीछे वाले पन्ने में देखा। अब यहां से हम बना रहे हैं हिसाब, कैश डेबिट रियल कम्स इन, इसको हम डेबिट करेंगे तो 34,200 की ये अमाउंट हमारी यहां पर डेबिट हो गई। हमने उसको कैश डिस्काउंट कितना दिया था, 1,800। ये हमने 1,800 का उसको कैश डिस्काउंट दिया, और कैश डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया है नॉमिनल एक्सपेंस है, इसलिए इसको भी डेबिट किया जाएगा। और मोहन से अभी भी हमने पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है, 60%। तो वो जो 60% हमने यहां पर निकाला था, ये जो 60% ऑफ 90,000 हमने ये पैसा निकाला था, और ये पैसा था हमारा कितना, 54,000। इतने अमाउंट से मोहन हमारा डेटर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मोहन पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। और या मोहन से हमने बाद में 54,000 रुपीज़ लेना है, इसलिए मोहन हमारा डेटर है, और डेटर को हम डेबिट करते हैं। ये 54,000 की अमाउंट भी हमारे यहाँ पर आ गई। और हमने जो सेल किया था, टोटल जो सेल था, वो नेट सेल पर हम लोग लिखते हैं। हमेशा हमें अकाउंटिंग बुक में नेट सेल को लिखना है। और नेट सेल कैसे निकलती है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा लिस्ट प्राइस था, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट टीडी माइनस कर दिया था। तो उसके बाद जो वैल्यूम आती है, जो अमाउंट आती है 90,000, इसी अमाउंट को हमने अकाउंट बुक में लिखना है, टू सेल्स अकाउंट 90,000। आप नरेशन में लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड एट 10% टीडी एंड 5% सीडी, 40% ऑफ अमाउंट ड्यू रिसीव्ड इन कैश। 40% आपको कैश में मिल गया, और 60% बाद में आपको जो मिलना है, उसके लिए मोहन अभी भी आपका डेटर है, और डेटर को हम डेबिट करते हैं। इस कंसेप्ट के साथ यहाँ पर ये बात खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम आते हैं
एक एग्जाम्पल आपको अभी हमने दिखाया सेल के बारे में, अब दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं परचेज के बारे में। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2 लाख फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% ऑफ द अमाउंट ड्यू पेड इन कैश। हमने सामान खरीदा, दिस टाइम वी हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 60% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। तो अभी क्या है कि 100 में से हमने 60% पेड कर दिया, तो बचा कितना? 40%। तो ये 40% अमाउंट हम फ्यूचर में देंगे, उसको बाद में देंगे। इसका मतलब फ्यूचर में ये अमाउंट हम राम को देंगे। अब ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये जो फॉर्मेट है इसको आपने समझना है ठीक से। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, वो लिस्ट प्राइस आपने यहां पर लिख देनी है। उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो हमारा 2 लाख था उसका 10% निकाल लिए हम लोग, कितना? 20,000। 2 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, आपको अमाउंट फाइनली कितने का डील हुआ? ये जो नेट परचेज, यही रियल में डील है और अकाउंट बुक में हमेशा हम लोग इसी प्राइस को लिखेंगे, 1,80,000 को ही हमने लिखना है। और यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि 60% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। तो फ्यूचर में कितना पेड करना है? टोटल 100%। ये जो था ये 100% हमने उसको देना था राम को, लेकिन इसमें से हम उसको दे रहे हैं कितना? 60%। तो फ्यूचर में कितना देंगे? 40%। तो 1,80,000 का 40%, 40% ऑफ 1,80,000 ये 72,000 हम बाद में पे करेंगे। और कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पर मिलती है जो अमाउंट या तो हम पे कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं, तब हम अलाउ करते हैं, और जब हम पे करते हैं तो हमको एक डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो यहां पर फाइनली ग्रॉस अमाउंट, ये ग्रॉस अमाउंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि 1,08,000 अभी हम उसको तुरंत दे रहे हैं। तो जो अमाउंट हम तुम उसको तुरंत दे रहे हैं, इस अमाउंट पर ही हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% कैश डिस्काउंट ऑन 1,08,000, ये 5,400 रुपया आ गई। अब फाइनली जो पेमेंट कर रहे हैं नेट कैश, ये फाइनल पेमेंट हम राम को कर रहे हैं कितनी? 1,02,600। पैसा हमने किसको देना है? राम को देना है। तो राम हमारा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर इज ए पर्सन टू होम वी आर सपोज टू पे। और सुपर गोल्डन रूल में क्रेडिटर के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट किया जाता है। राम से हमने सामान खरीदा है, राम हमको गिवर है, इसलिए भी क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट से। लेकिन सुपर गोल्डन से क्या होता है कि वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है, जो हमारा लेनदार है, क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री को देखने जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री में अभी हम लोग देखेंगे कि परचेज हमने किया था, परचेज बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। कैश हमने पेमेंट किया है, कैश गोज आउट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसिप्ट, हमने जब राम को पेमेंट दी थी तो राम ने हमको कुछ कैश डिस्काउंट दिया, वो मेरे लिए इनकम है और वो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इसको हम क्रेडिट करेंगे। और राम पर्सनल है, वो गिवर है। और दूसरा कंसेप्ट जो आपको बताया कि राम को इतना पैसा हमने अभी बाद में देना है 1,02,600, उतने अमाउंट से वो हमारा क्रेडिटर है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फाइनली एंट्री हम लोग करेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट। अभी हम दिखा रहे हैं आपको जो इसका फॉर्मेट था, इसके फॉर्मेट से अभी आपको हम दिखाते हैं कि अभी हमने ये जो फॉर्मेट था यहाँ पर, इस फॉर्मेट में आपने देखा था कि फाइनली हमने उसको ये पैसा दिया है और ये ग्रॉस में देना था। इसमें मेरे को डिस्काउंट मिला कितना? 5,400 रुपया। और नेट जो परचेस था ये हम लोगों का 1,80,000 का था। इसी अमाउंट को अब हम लोग वहाँ पर लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर अभी शो करेंगे। तो परचेज अकाउंट को नेट वैल्यू, ये क्या था? नेट परचेज।
ये नेट परचेज की वैल्यू थी, और कैश हमारा आउट, ये गोइंग आउट, ये आउट जा रहा है, ये गोज आउट, और डिस्काउंट हमको मिली थी, ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। और राम अभी भी हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते हैं, और निरसन में आ गई बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% ऑफ अमाउंट पेड इन कैश। तो जो बाकी अमाउंट है वो अमाउंट हमको फ्यूचर में पे करनी है राम को, यही अकाउंटिंग एंट्री आपको पास करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम जाते हैं। यहां पर एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% TD। अभी आपको मैंने परचेज और सेल के बारे में बताया। अब यहां से मैं आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले केस में। तो यहां हमने राम को माल बेचा है कितने रुपए का, 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो यहां क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बता रहा, नथिंग स्टेटेड अबाउट पेमेंट, तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा हमको राम से अभी लेना है। तो यहां पर देखिए कि जो राम है उससे आपको पूरा का पूरा पैसा लेना है, तो राम आपके कौन हो गए, डेटर। तो डेटर को हम क्या करेंगे, डेबिट एज पर सुपर गोल्डन। तो उसके हिसाब से राम हमारा डेटर हो गया 18,000 रुपये से, इसलिए हम 18,000 से राम को डेबिट करेंगे। और हमने सेल किया है, सेल नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारी इनकम है, इसलिए इस इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फाइनली एंट्री क्या बन रही है, हमने राम को माल बेचा है तो राम से अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू सेल्स अकाउंट, सेल हमेशा नेट वैल्यू पर शो की जाएगी। तो राम को हमने सेल किया फाइनली 18,000 रुपीज़ का, तो ये 18,000 रुपीज़ और नेट सेल, जो हमेशा हमने नेट सेल वैल्यू को यहाँ से शो करना है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% TD ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने सामान राम को बेचा है, जिसको हम यहां पर शो कर चुके हैं। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ डिफेक्टिव सामान होते हैं और डिफेक्टिव सामान मेरे को रिटर्न किया जाता है। हमने राम को सामान बेचा, उसमें अगर कुछ डिफेक्टिव सामान था तो राम मेरे को वो वापस करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, इन द केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो उतना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही आप उसकी फाइनल अमाउंट को अकाउंट कॉपी में लिखोगे। बिना ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट किए हुए आप उसको नहीं लिखना, जो अभी तुरंत हम अभी समझा रहे हैं। एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जनवरी 3 को राम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2,000। यहां सिर्फ लिस्ट प्राइस बताया हुआ है। कई बार बच्चे एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि लिस्ट प्राइस 2000 है तो वो 2000 की ही एंट्री कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने लिस्ट प्राइस पर अभी ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो ये फॉर्मेट में आपको क्लियर बता रहे हैं कि लिस्ट प्राइस सामान का कितना है, 2000, और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस 2000। तो ये 200 रुपया इसका माइनस करके फाइनल नेट वैल्यू कितना आया, 1800। और ये सामान आप वापस किसको कर रहे हो, तो आपने राम को माल बेचा था और राम ने आपको माल रिटर्न किया, ये रिटर्न गुड्स। राम हमको माल वापस किया है, हमने जो सामान राम को बेचा था उसमें से 2000 रुपये का सामान डिफेक्टिव था और राम मेरे को वो सामान वापस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कि जो सेल्स है वो रिटर्न हो जा रहा है। तो जो सेल रिटर्न है वो हमेशा जब भी हम लिखेंगे वो अपोजिट ऑफ सेल लिखेंगे, अपोजिट ऑफ सेल। सेल क्या होता है, सेल को हमेशा हम इनकम मानते हैं और इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो
तो इसका अपोजिट जो सेल्स रिटर्न होगा, वो सेल्स रिटर्न को हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों कि अपोजिट ऑफ सेल, सेल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसलिए सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। और ये सामान किसने हमको वापस किया है, राम ने ये सामान हमको वापस किया है। तो राम एक बंदे का नाम है, वो पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राम को हम क्रेडिट करेंगे। और आप ये भी समझ सकते हो कि राम जो था वो हमारा डेटर था, लेकिन अब उसका अमाउंट कम हो जा रहा है, 1800 रुपया से उसका अमाउंट कम हो जा रहा है, इसलिए हमने डेटर को कम करना है, तो भी राम को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसकी एंट्री जो हम बनाएंगे, वो एंट्री अभी तुरंत आपको दिखाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, $1800 और टू राम्स अकाउंट 1800 being goods of list price 2000 returned by Ram, returned by Ram। यहां पे ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि आप एंट्री जो है वो 2000 से मत कर दीजिएगा। इसी का ज़्यादा खतरा होता है कि बच्चे हड़बड़ में रहते हैं एग्जामिनेशन में। आप ब्रेन को संभाल के चलो, ठंडे माथे से चलो कि ये जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि कितने रुपए का सामान आपने वापस किया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न कितना था, 2000। तो 2000 में अभी हमने 10% माइनस करना है, तो इसका 10% हम लोगों का था माइनस, इसमें से 200 हमने 10% किया, तो कितना रुपया आया, 1800। तो ये 1800 हमने यहाँ लिखना है। ये गलती कभी मत कीजिएगा, इसीलिए बार बार इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो आपने जो सामान बेचा था वो ट्रेड डिस्काउंट के साथ था। अब ट्रेड डिस्काउंट को उसमें से आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप एंट्री को लिखोगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये सेल के बारे में थी। अब परचेज के बारे में हम नेक्स्ट एंट्री देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जनवरी 2 को परचेज गुड्स फ्रॉम सीता। हमने परचेज किया है गुड्स को सीता से, और लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो लिस्ट प्राइस आप पहले लिख लो फॉर्मेट के हिसाब से, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस 2000, आप इसको माइनस कर दो, तो नेट परचेज वैल्यू कितना हुआ, 18,000। हमने परचेज किया है तो ये पैसा हमने बाद में देना है सीता को, तो सीता हमारी क्रेडिटर हो गई जिसको हमने बाद में पैसा देना है। तो यहाँ पर हमने परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और कभी भी परचेज को इस वैल्यू पर मत लिख दीजिएगा, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट परचेज वैल्यू आ रहा है उसी वैल्यू को आपने शो करना है। तो यहां पर 18,000 आपने शो करना है। और किससे सामान खरीदा है, नो वेयर इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि हमने कैश दे दिया है। हमने परचेज किया, कहीं पर भी नथिंग स्टेटेड अबाउट कैश पेमेंट, सो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो वी आर रिलेटेड विद सीता। और सीता हम लोग की कौन हो गई है, क्रेडिटर हो गई है, क्योंकि फ्यूचर में हमने ये पैसा उसको देना है, और जिसको पैसा देना है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये सुपर गोल्डन का रूल है। तो यहां पर आ गया ये टू सीताज अकाउंट। हमने 18,000 रुपीज सीता को देना है, और यहां पर हम लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड एट 10% TD। अब यहां पर
हम भी अगर डिफेक्टिव सामान पाते हैं अपने सामान में तो उसको हम रिटर्न करेंगे। तो डिफेक्टिव सामान को हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर सीता को, क्योंकि हमने सीता से खरीदा था। और जब हम उसको वापस करेंगे तो हमेशा एक बात इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करनी है वो क्या है कि लिस्ट प्राइस अगर दिया हुआ है तो उसमें पहले ट्रेड डिस्काउंट घटा लेंगे, उसके बाद हम एंट्री को बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? इस एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 टू सीता। हमने 2000 लिस्ट प्राइस का सामान सीता को वापस किया है और जो सामान हमने खरीदा था सीता से वो ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा था। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस है 2000, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2000 का 200 रुपया, और नेट सेल वैल्यू कितना हुआ उसका? नहीं, ये हमने परचेज किया था, सॉरी, ये यहां पर नेट परचेज वैल्यू है। ये क्या है? नेट परचेज वैल्यू। हमने सीता को जो सामान सीता से खरीदा था उसमें 2000 का सामान डिफेक्टिव था और ये सामान हम सीता को वापस कर रहे हैं। तो जब सीता को हम वापस कर रहे हैं तो सीता अब हमसे कम पैसे पाएगी। कितने कम पैसे पाएगी? 1800। और सामान हम सीता को वापस कर रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, वो रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट कर सकते हैं। तो सीताज अकाउंट डेबिट 1800 रुपीज, और हमने जो सामान खरीदा था, जो परचेज किया था, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। परचेज रिटर्न हो रहा हमारा। परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। जब एंट्री की जाती है तो उस टाइम परचेज नॉमिनल अकाउंट था और ये रिटर्न हो रहा है तो ठीक इसका उल्टा होगा, तो इसको क्रेडिट किया जाएगा 1800 से। तो यहां पर आ गया बिंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 रिटर्न टू सीता। यहां पर आप एक बात समझ लीजिए कि परचेज नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न ठीक इसका उल्टा होगा। ये जो परचेज रिटर्न है वो अगर उसका उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। जैसे हमने अभी तुरंत देखा था कि सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो यहां पर हमने परचेज रिटर्न को इसीलिए क्रेडिट किया है। यह बात पूरी क्लियर समझ में आ गई? अभी तक आपने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन देखे, और वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई गई कि कभी सेल रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, अगर लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, उसके बाद ही आप उसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करो। कभी भी लिस्ट प्राइस का डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न के टाइम में नहीं लिखना है। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन में आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आते ही हैं। बार बार स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे इस तरह के ट्रिकी प्रॉब्लम आपको आपके सर जरूर देंगे, और आप दिमाग का संतुलन बनाए रखेंगे, ठंडे माथे से एक एक चीज़ देखेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जनवरी 8 को सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000। हमने एक सामान जिसकी कीमत थी, कॉस्टिंग मतलब उसका सामान का दाम, राम को हमने बेचा है और इसको बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, और वहां पर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब इसकी वर्किंग को देखो, तो ये जनवरी 8 का काम हम लोग करने जा रहे हैं। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट दिया हुआ है 80,000। उसमें ऐड करना है हमने प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 25% इसका हो गया हम लोग का 20,000। ये टोटल वैल्यू हमारी आ गई 1 लाख। इसको हम लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं।
आप इसको लिस्ट प्राइस बोलिए या इसको एमआरपी बोलिए, दोनों एक ही चीज हो गई। लेकिन जब हमने बेचा है तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट वहां हमने उसको छोड़ा है 10%। अब इसमें से आप लेस 10% टीडी ऑन 1 लाख, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 10% हमारा हो गया 10,000। ये कितना हो गया 90,000। ये हो गया हम लोगों का नेट सेल। तो ये जो 8 तारीख की एंट्री अगर हम अभी कंप्लीट करना चाहें तो यहां बता रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू राम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। नथिंग स्टेटेड फॉर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, इसका मतलब हमने उसको उधार बेचा है। किसको? राम को। अब इसकी जर्नल एंट्री हमको बनानी है। राम से हमको पैसे मिलने के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो राम हमारा डेटर हो गया, उसको हम डेबिट करेंगे। और हमने सेल किया था, सेल नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारी इनकम है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब एंट्री हम देखते हैं कि राम अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू सेल्स अकाउंट। ये हमारा नेट सेल कितना था 90,000। बिंग गुड्स सोल्ड टू राम एट 10% टीडी। तो ये 8 तारीख की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। राम डेटर है इसलिए डेबिट किए हैं। अगर आपको सुपर गोल्डन नहीं समझ में आ रहा है तो आप राम पर्सनल अकाउंट है, हमने जब सामान उसको बेचा है, वो रिसीवर है, उसलिए भी वो डेबिट है। अब 9 तारीख को हम क्या देख रहे हैं कि राम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000। राम ने 10,000 रुपये का डिफेक्टिव सामान हमको वापस किया है, लेकिन उसका लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। इसका मतलब यू मस्ट हैव टू एडजस्ट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। और फिर पेड 80,000 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और उसने 80,000 हमको दे दिया है फुल सेटलमेंट। अब हम उसका पूरा वर्किंग देखेंगे। आप एक काम करो, इस चीज को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करके वो दिखा रहा हूं। अब हम इसको देखेंगे, राम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस कितने का 10,000 का। यहां देखिए, जब भी लिस्ट प्राइस दिया हुआ है $10,000 और हमने जब बेचा था तो वहां पर 10% ट्रेड डिस्काउंट थी, तो पहले आप इसमें से लेस कर दो 10% टीडी, तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया, तो ये कितना हो गया 9,000। तो उसका नेट वैल्यू हो गया, उस सामान जो राम ने हमको रिटर्न किया है उसका दाम हो गया 9,000। तो ये 9,000 रुपये का सामान हमारे पास राम से वापस आया। राम से हमने लेना कितना पैसा था? अभी आपने देखा था कि हमने जो एंट्री की थी वो 90,000 की थी। राम आवर डेटर फॉर 90,000, उसमें से राम ने हमको सामान वापस कर दिया, लेस गुड्स रिटर्न बाय राम। उसका नेट वैल्यू कितना था
9,000। तो राम से हमको मिलना कितना चाहिए? 81,000। ये नेट ड्यू है, नेट ड्यू फ्रॉम राम। राम से हमने लेना कितना है? 81,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न। राम ने जो रिटर्न किया है गुड्स रिटर्न, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, उसका नेट वैल्यू कितना हुआ है? 9,000। राम से हमको लेना था 90,000, जो अभी तुरंत आपने वर्किंग में देखा था। उसमें से जो सामान उसने वापस किया है उसका पैसा आप घटा दो। तो हाउ मच अमाउंट फाइनली ड्यू फ्रॉम राम? नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम इज 81,000। लेकिन वो 81,000 आपको नहीं दे रहा है, वो बता रहा है कि पेड 80,000 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राम हमको सिर्फ 80,000 दे रहा है। और आपको एजम्पशंस के बारे में पार्ट 1 में जो एजम्पशंस थे हमारे वीडियो में सब दिया हुआ है कि व्हेनेवर फुल सेटलमेंट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन देन बैलेंस वी हैव टू टेक एज डिस्काउंट। तो हमको 80,000 उससे मिल रहा है, इसका मतलब है लेना था 81,000, मिल रहा है 80,000, तो बैलेंस हम उसको 1,000 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फाइनली अमाउंट रिसीव्ड कितना? 80,000। दैट मीन्स वी हैव अलाउड डिस्काउंट टू राम ऑफ रुपीज 1,000। तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है राम को कितने रुपए का? डिस्काउंट अलाउड बाय अस टू राम कितने रुपए का? 1,000 का डिस्काउंट हमने राम को दिया है। अब ये जो सामान हमने राम से वापस लिया है, राम ने रिटर्न किया था, अब इसकी एंट्री पहले हम लोग बनाते हैं। हम लोग के पास सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट करना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9,000, और रिटर्न करने वाला कौन है? राम है। टू राम्स अकाउंट 9,000 बिंग गुड्स रिटर्न बाई राम। राम ने हमको 9,000 रुपए का सामान वापस किया है, जिसकी एंट्री यहां पर हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये 9,000 रुपीज में, क्योंकि नेट वैल्यू जब भी लिस्ट प्राइस दिया रहेगा, यहां लिस्ट प्राइस दिया हुआ था 10,000, तो इसमें से हमको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही है। वो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, वैल्यू कितना हुआ? 9,000। उसी 9,000 से हमने ये एंट्री यहां पर रिकॉर्ड की है। अब हमको फाइनल एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि हमको 80,000 पेड बाय चेक, राम ने हमको पेड दे दिया है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राम हैज पेड अस द फुल अमाउंट बाय चेक ऑफ 80,000, वेयर एज वी वेर सपोज टू रिसीव फ्रॉम हिम हाउ मच? 81,000। हमको लेना था 81,000, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया कितना लेकर के? 80,000। इसका मतलब बैलेंस 1,000 क्या हुआ है? हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये जो डिस्काउंट देने के बाद जो एंट्री बनेगी, उस एंट्री को हम इसके बाद दिखा रहे हैं। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फाइनली लास्ट एंट्री हम बताने जा रहे हैं कि जो पेमेंट हमको राम से मिली है वो 80,000 की मिली है, और हमने उससे लेना कितना था? 81,000 लेना था, और 81,000 की पेमेंट हमने फाइनल सेटल कर दी 80,000 में, तो 1,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब इसकी एंट्री हम लिखेंगे, और यहां पर बता रहा है कि वो चेक से पेमेंट किया है, और चेक के बारे अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो, आप ये मान सकते हो कि चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया था। जब आप चेक को बैंक में जमा कर रहे हो तो रिसीवर आपका बैंक है, वो पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, वो डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर आप देखिए बैंक इज इक्वल टू पर्सनल, और वो चेक को रिसीव कर रहा है, रिसीवर हो गया, इसलिए उसको आप क्या करेंगे? डेबिट करोगे। बैंक में आपका चेक चला गया और आपने राम को डिस्काउंट छोड़ी थी, डिस्काउंट आपने अलाउ किया था। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल है, या आपका एक्सपेंस समझिए या आप इसको लॉस पकड़िए, तो भी इसको क्या करना है? डेबिट करना है।
और राम का हिसाब पूरा का पूरा सेटल हो गया। राम पर्सनल अकाउंट था, वो गिवर था, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। और जो सुपर गोल्डन जिसको मैं बार बार बोल रहा था बीच में, उस आदमी ने आपको पूरा पैसा दे दिया, अब वो आपका डेटर नहीं रहा, नो मोर डेटर, इसलिए भी आप उसको क्रेडिट कर सकते हो। मतलब क्या है कि राम नो मोर डेटर, सो क्रेडिट। ये भी एक कंसेप्ट है जो सुपर गोल्डन के हिसाब से आप देखोगे। अब हम इसकी एंट्री को पास करेंगे और वन बाय वन सारी चीज़ों को समझाते हुए लिखते जाते हैं। सबसे पहले राम बैंक को डेबिट करना है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। कितने रुपए मिले थे? 80,000। और हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये 1000। और राम इज नो मोर डेटर और अदरवाइज राम वाज गिवर, तो राम अकाउंट क्रेडिट 81,000। बैंक फाइनल पेमेंट रिसीव्ड, फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। तो इस तरह आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसके बाद रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, फिर कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ करके हमने प्रॉफिट ट्रेड लिस्ट प्राइस निकाला, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर कुछ अमाउंट हम लोग को मिला फाइनल फुल सेटलमेंट में, तो बैलेंस अमाउंट को डिस्काउंट के रूप में लिया गया। जितना भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है, आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इसको समझो, और इसके बाद बुक से भी आप टेस्ट जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बनाओ, सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को लिंक में शेयर कर सकते हो, उसके बारे में आपसे बात करता रहूँगा। इसके बाद का जो वीडियो हम बनाएंगे वो सुपर गोल्डन, जो हम बीच में बोल रहे थे बार बार, तो सुपर गोल्डन के बारे में बताएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट वहीं पर सब कुछ क्लियर होगा। तो आज की जितनी भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो आपने देखी। परचेज को रिटर्न किया गया था जो लिस्ट प्राइस के साथ था, सेल को रिटर्न किया गया था जो लिस्ट प्राइस के साथ था, फिर कॉस्टिंग के साथ हमने प्रॉफिट जोड़ करके लिस्ट प्राइस निकाला, फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न आई और फाइनली सेटलमेंट किया गया, और जिसमें कुछ डिस्काउंट देना था वो भी दिया गया। इसके बाद हम वन बाय वन अलग वीडियो बनाएंगे, तो आपको सुपर गोल्डन रूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। फिर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में भी बनाएंगे, लेकिन पहले सुपर गोल्डन को देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गोल्डन रूल जब फेल होते हैं तब वो काम करता है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, और ये सब डिपेंड करता है आपकी शेयरिंग पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।